जय भीम। महात्मा गांधी की जय। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कहावत है, जब किसी व्यक्ति के बुरे दिन शुरू होते हैं तो चाहे वो ऊंट पे बैठा हो, कुत्ता उसका पैर काट लेता है, क्योंकि बुरे समय होते हैं। जब अच्छे समय होते हैं तो उल्टा होता है, हर चीज सही होती है, और जब बुरे समय होते हैं तो हर चीज बुरी होती है। अब यही स्थिति आज की राजनीतिक स्थिति है देश के अंदर। तरह तरह के निर्णय आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ, आपने देखा। विनेश फोगाट के साथ हुआ, आपने देखा। राज्यसभा के अंदर जया बच्चन ने सभापति महोदय से कहा कि यू हैव टू अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक महिला सीनियर सिटीजन सांसद से जैसा आपने बिहेव किया, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उधर मनीष सिसोदिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अब ये चारों तरफ से ऐसे निर्णय आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नैरेटिव को बदलें तो बदले कैसे, क्योंकि जहां जहां उन्होंने नैरेटिव बदलने का प्रयास किया, वहां वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। अब बांग्लादेश के अंदर, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, आज शेख हसीना को पूरे विश्व के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे भारतवर्ष के जो महान एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हैं, और उनकी विदेश नीति तो बड़ी सुविख्यात है और बड़े प्रख्यात विदेश नीति के वो प्रवर्तक हैं। जब उन्होंने अमेरिका के चुनाव में जाके कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब ये भूतो न भविष्यति, किसी देश ने ऐसा नहीं किया था, विश्वगुरु ने किया था। अरे वहां बाइडेन जीत गए। अगर आप शायद डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग न करते तो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते। आपने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर दी, वो बेचारा हार गया, बाइडेन जीत गए। अच्छा, आपकी खैर आपने 7.5 कैरेट का हीरा मिसेस बाइडेन को दे दिया, तो बाइडेन साहब भी सोच रहे होंगे ठीक है, मेरी भी उम्र हो गई, ये भी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं, कहाँ पंगा लें, दे रहे हैं पैसा तो दे दो, इनसे ले लो और अपने अस्त्र शस्त्र इनको भेज दो। 2 लाख करोड़ के उन्होंने अस्त्र शस्त्र हिंदुस्तान को बेच दिए। वही मेलोडी ने बेच दिए, वही फ्रांस ने बेच दिए, वो स्वीडन ने बेच दिए। पूरे वर्ल्ड के लोगों ने अपने जो अस्त्र शस्त्र है वो हिंदुस्तान में टिका दिए। ऐसी विदेश नीति। अब जब शेख हसीना को पूरा विश्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो हिंदुस्तान में न केवल टिकी हुई हैं, वो मॉल में जाके परचेजिंग कर रही हैं और उसको वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब भारतवर्ष ने एक तरह से उनको स्वतंत्र घूमने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश, जहां पे आज के तारीख में एक एंटी शेख हसीना सेंटिमेंट है, और शेख हसीना पे जो सबसे बड़ा आरोप लगाया थी वहां के जनता ने, जिसने विद्रोह किया, उसके पीछे था कि हिंदुस्तान की कठपुतली की तरह शेख हसीना काम कर रही हैं। और अडानी जी का जो पावर प्रोजेक्ट लगा, उसमें बांग्लादेश सरकार ने बहुत ज्यादा सहूलियतें दी। और आपको पता ही होगा, श्रीलंका के अंदर भी यही परिस्थिति पैदा हुई थी। वहां के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के माध्यम से उन पर दबाव डलवाया और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को देना पड़ा। तो जब देश के प्रधानमंत्री ही अडानी जी के लिए श्रीलंका से भी बार्गेनिंग करने लगे और बांग्लादेश से भी बार्गेनिंग करने लगे, उसकी वजह से शेख हसीना अपने देश के अंदर, जबकि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, और शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश को आजाद कराने में इंदिरा जी और उनका बहुत बड़ा योगदान था, आज बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई थी और उनको भाग के अपना देश छोड़ना पड़ा। अमेरिका ने तो उनका वीजा कैंसिल कर दिया, अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया। यूके ने भी इनकार कर दिया, सारे करीब करीब देशों ने इनकार कर दिया, हो सकता है दुबई चली जाए। लेकिन हमारे देश ने एक प्रकार से उनको स्वीकार करके एक प्रकार से चैलेंज कर दिया बांग्लादेश की नई सरकार को कि भाई हम तो शेख हसीना के साथ हैं। जबकि हम लोग वास्तविकता में, देश किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ नहीं होता है, वो देश के साथ होता है। और हमारी पॉलिसी हमेशा से ये रही है, विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और मानी बात है कि शेख हसीना को देश में शरण देने से हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। क्या, चलिए, मोहम्मद यूनुस जो वहां के नए केयरटेकर प्रधानमंत्री बने हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बड़े पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति हैं, और शेख हसीना के खिलाफ, और उन्होंने अपने देश के अंदर एक अच्छा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश की तरह इस तरह से हिंसा जारी रही तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, आई डोंट केयर, आई हैव टू बी हियर। और मैं केवल यहाँ पे देश को सुव्यवस्थित करने में, और एक प्रकार से इकोनॉमिक रिवोल्यूशन जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस का किया था, वो मोहम्मद यूनुस उसके बड़े सूत्रधार है।
अच्छा, एक नया संदेश उन्होंने और दे दिया। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने 2 हिंदुओं को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया, जबकि हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एंटी हिंदू है और एंटी वो है, और जबकि 2 हिंदुओं को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रख लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानी कैबिनेट में भी एक हिंदू है, जबकि भारत के कैबिनेट में कितने मुसलमान हैं और कितने को पार्लियामेंट और असेंबली का टिकट मिलता है और कितने मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाता है, ये अब जन जागे। लेकिन आप कहते हैं कि साहब नहीं, हम एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एंटी हिंदू है। जबकि अगर बांग्लादेश की कैबिनेट में 2 हिंदू हैं और पाकिस्तान की कैबिनेट में एक हिंदू है, तो इसका मतलब जितना प्रोपेगेंडा नैरेटिव करते हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान करने का, उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं। अच्छा, अब एक और सोशल मीडिया पे इन लोगों ने चालू कर दिया बांग्लादेश के मामले में, ये कहने लगे कि साहब वो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ये सेकुलर फोर्सेस, और हम लोगों को तो ये सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर नहीं बोलते, सेकुलर बोलते हैं, और ये सेकुलर लोग चुप बैठे हैं, ये निंदा नहीं कर रहे। अब हम लोग निंदा भैया इसलिए नहीं कर रहे कि अगर हम निंदा करेंगे तो मोदी जी की निंदा हो जाएगी, वो तो भारत सरकार की निंदा हो जाएगी। क्योंकि आज के तारीख में अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की रक्षा करनी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कर नहीं सकते, सरदार पटेल तो कर नहीं सकते, उनको तो दिवंगत हुए 50-60 साल हो गए। इंदिरा जी भी नहीं कर सकती। अगर इंदिरा जी होती है प्रधानमंत्री तो कर देती। जो रफेल फवेल अपने दुनिया भर के हेलीकॉप्टर और पता नहीं करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों का ऋण ले लेके ये हथियार इकट्ठे कर लिए, उन्होंने कर दिया होता, जो होता आर पार हो जाता। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री नहीं कर पा रहे हैं, आपके देश का कैबिनेट नहीं कर पा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, और हम आलोचना करें तो आलोचना तो सरकार की आलोचना मानी जाएगी। और इस समय ये हम इसको राजनीतिक मुद्दा कोई भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि राष्ट्रहित का मामला है, भारत माता का मामला है, इसलिए हमने कहा हम इस प्रकार। लेकिन जो सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है साहब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसके बावजूद ये सेकुलर्स नहीं बोल रहे हैं, सेकुलर्स नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताया, अच्छा वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो सेंटिमेंट है आज की तारीख में, वो अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना के अगेंस्ट है, वो हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है। अगर वहां 100 लोग मारे जा रहे हैं तो उसमें 98 मुसलमान है, 2 हिंदू हैं, और वो उन हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं जो नहीं मारना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना चाहिए, जो शेख हसीना के समर्थक हैं, जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा था, जिनको फैसिलिटीज मिल रही थी, जिन्होंने फायदा उठाया, और उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। लेकिन ये जो 2 मंत्री बने हैं इंटरिम कैबिनेट में, ये क्योंकि शेख हसीना के अगेंस्ट हैं और खालिदा जिया के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। तो इट इज नॉट ए फाइट अगेंस्ट हिंदूज, इट इज अ फाइट अगेंस्ट द सपोर्टर्स ऑफ शेख हसीना। क्या, चलिए, एक तो ये बांग्लादेश का मसला हुआ। भक्तों को मैं कैसे समझाऊं कि अगर हम इस हिंदू नैरेटिव को चलाने की कोशिश करेंगे तो भैया हिंदुस्तान की जो समृद्धता है और एकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आपको 3 तरफ से जो देशों ने घेरा हुआ है, पड़ोसियों ने, पाकिस्तान ने, चीन ने, अब बांग्लादेश ने, और उसके बाद आप हिंदुस्तान के 20% लोगों को भी अपने विरुद्ध कर लें तो आप तो हिंदुस्तान को कमजोर करेंगे। आप कर सकते हैं, आपके लिए तो हिंदू मुसलमान नैरेटिव आपके राजनीतिक लाभ के लिए। मैं तो देशभक्त आदमी हूं, तो भारत माता को प्यार करता हूं, मेरी कोई राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धता तो है नहीं, मेरी की तो देश से प्रतिबद्धता है। तो जो भी मैं कहूंगा देश हित में कहूंगा। तो ये आज की तारीख में जब चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो अपने देश के अंदर फ्रंट खोल रहे हैं, जबकि फ्रंट आपको खोलना चाहिए विदेश में जाके, बांग्लादेश में जाके, चीन में जाके या पाकिस्तान में जाके, लेकिन वो आप कर नहीं रहे। अच्छा, इधर क्या हुआ है, अब इन्होंने 3-4 दिन से नैरेटिव बनाया था कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, तो क्या इसके लिए मोदी दोषी है, क्या इसके लिए सरकार दोषी है? इसके लिए कोई दोषी नहीं है, केवल विनेश फोगाट दोषी है। अरे, विनेश फोगाट ने अपना सिल्वर मेडल तक अपने वेट को कंट्रोल रखा था, और उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने, उनके डॉक्टर्स ने पता नहीं उनको क्या पिलाया कि उनका वेट 2.5 किलो बढ़ गया, फिर उसको कम करते करते 100 ग्राम बढ़ा गया। अरे 100 ग्राम अगर बढ़ा हुआ था, जब ये डॉक्टर्स को पता था, कोच को पता था, और ये पता था कि लड़की अनफिट है, और उसके तुरंत बाद उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बाद वो अनफिट डिक्लेयर हो जाती, उसको सिल्वर मिल जाता। लेकिन चलिए, भगवान की कृपा है, अभी जो उनके हमने प्रोटेस्ट किया है वहां पे विनेश फोगाट ने जो प्रोटेस्ट किया है, सुना है कि जो इंटरनेशनल कमेटी है उस पर विचार कर रही है, और इस बात की 100% संभावना है कि विनेश फोगाट को भी सिल्वर मेडल मिले, और जिसको सिल्वर मेडल अदरवाइज मिलना चाहिए उसको भी मिले, दोनों ज्वाइंट ले लेंगे। इसमें क्या किसी को परेशानी है, क्योंकि उसने अपनी योग्यता तो सिद्ध कर ही दी है।
लेकिन यहाँ पे भक्तों ने विनेश फोगाट की आलोचना शुरू कर दी, उसके खिलाफ बकवास करनी शुरू कर दी, विनेश फोगाट के समर्थन में बोलने वालों को और जो हम लोगों को गोदी मीडिया में डिबेट में बोला के अपमानित करना शुरू कर दिया। ऐसे विनेश फोगाट जो है वो भारतीय नहीं है और देश की बेटी नहीं है, क्योंकि वो याद था कि अगर सिल्वर मेडल लेके आ जाएगी या गोल्ड लेके आ जाएगी तो हिंदुस्तान में जो उसका स्वागत होगा वो याद आएगा पूरे देश को, किस प्रकार जंतर मंतर पे उसे परेशान किया गया था, जैसे पुलिस ने उसको रगड़ा था और किस प्रकार से जूतों के बूट से उसको रगड़ा। उसको बचने के लिए आपने एक मूर्खता कर दी और आज वो और उल्टा पड़ रहा है क्योंकि उसको सिल्वर मेडल भगवान की कृपा होगी, आज शाम तक उसको मिल जाएगा। अच्छा, इधर मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। अच्छा, ये हर आदमी जानता था कि ये जो शराब नीति का मामला है, हर आदमी जानता था कि सत्येंद्र जैन को अनावश्यक आपने जेल में रखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को रखा है, मनीष सिसोदिया को आपने 16-17 महीने जेल में रखा, वो छूट गए, संजय सिंह को आपने 5-6 महीने रखा, वो छूट गए, अनिल देशमुख को आपने 13 महीने रखा, वो छूट गए, संजय राउत को 4-5 महीने रखा, वो छूट गए, नवाब मलिक को 7-8 महीने रखा, वो छूट गए, और जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्णय दिए उसमें लोअर कोर्ट्स को डांट लगाई और ईडी सीबीआई को डांट लगाई कि जबरदस्ती आप लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं राजनीतिक हितों के लिए। तो धीरे धीरे अब ये अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे, सब लोग बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद ये जनता के सामने एक मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया जब मनीष सिसोदिया के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट से भी डांटा और ईडी को भी डांटा, क्या वाहियात काम करते रहते हैं राजनीतिक हितों के लिए। तो आप लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं केवल अपने कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। तो आज के तारीख में जो इनकी, जैसे शुरू मैंने किया था ना कि जब ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है जब उसके बुरे दिन आते हैं। अच्छा, उधर जय बच्चन जी को छेड़ दिया, वहां पे इस तरह की बातें कर दी सभापति वहां महिम महोदय ने कि यू आर ए सेलिब्रिटी बट आई डोंट केयर। अरे, हाउ वुड यू नॉट केयर? यू हैव टू केयर। In parliament, everybody who is sitting there is a respectable member. You have to take care because you are the head of the organization. You are sitting at the chair and you are sitting at the judge's chair. तो उस समय आपको कैसे आप कह सकते हैं आई डोंट केयर? अरे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज चंचूड़ साहब ने जब देखा कि वकीलों की बैठने की जगह नहीं है, उन्होंने खुद जाके वकीलों की स्टूल्स पे बैठे, उन्होंने उनके कष्टों को समझा और उसके बाद बैठने की व्यवस्था कराई। राहुल गांधी ट्रकों में घूमे, हर जगह घूम के लोगों की समस्या समझ रहे हैं और उसके बाद उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मोची को मशीन भेज रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स के लिए एसी केबिन बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों शेड में वॉशरूम बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं लोगों की कष्ट क्या है। और वहां संसद को बोल रही है 70 साल की सांसद को, जो महिला है और जो सीनियर सिटीजन है, आप ऐसे अपमानित कर रहे हैं जैसे आप सभापति नहीं है, आप कोई डॉन है, माफिया किंग है। अरे, उसके बाद बिल्कुल जया बच्चन ने सही कहा, जो खड़गे साहब निर्णय लेंगे, जो लीडर पोजीशन निर्णय लेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हमें एका है, इसका मतलब पूरा पोजीशन यूनाइटेड है। और सभापति महोदय अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, भगवान करे आप बन जाएं, लेकिन कृपा करके अपने जो पद की मर्यादा है उसको तो कायम रखिए। आप उच्च पद पे बैठे हैं, महिम है, आप उपराष्ट्रपति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके विरोध में आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं महिला सांसद, सीनियर सिटीजन महिला सांसद का आप इस बार अपमान करेंगे तो आपको क्या है? गलती आपने की है, माफी मांग लीजिए। अगर मुझसे क्लास के अंदर कोई गलत शब्द निकल जाता है तो मैं अपनी मर्यादा को कायम करने के लिए खुलेआम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने में मुझे क्या परेशानी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समझते हैं मोदी जी का समर्थन है, गुजरात लॉबी का समर्थन है, अमित शाह का समर्थन है, तो भैया ये समर्थन आते जाते रहते हैं। अपोजिशन कभी हावी होता है, कभी सत्ता पक्ष हावी होता है, और इस बार अच्छी सीटें आपकी 243 हैं, उनकी 234 हैं, बाकी तो फैन सीटर्स हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। तो उसके बाद बहुत मेरे ख्याल से मर्यादाएं और देश के लोकतंत्र और संविधान की जो मर्यादाएं हैं उनको कायम करने के लिए ये सारी चीजें जो हो रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे वो फोगाट का मसला हो। अच्छा, इसी चक्कर में हमारे नीरज चोपड़ा जो बेचारे नंबर 1 गोल्ड मेडल के हकदार थे, जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार आपने विनेश फोगाट के साथ किया, वो भी नंबर 2 पे आ गए। नंबर 1 पे पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर आ गया। अच्छा, लेकिन चलिए, भगवान की कृपा है कि जो जेवलिन थ्रोअर पाकिस्तान का है और नीरज चोपड़ा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके आपस में कभी किसी का जेवलिन काम नहीं करता तो दूसरे से मांग के कर लेता है। और उस पाकिस्तान के जब जेवलिन थ्रोअर को नंबर 1 पोजीशन मिली तो नीरज चोपड़ा की मां ने कहा, भाई नीरज जैसे मेरा बेटा है वो भी मेरा बेटा है। इसी प्रकार की सदाशयता का, प्रेम का, सद्भाव का, संभाव का जो वातावरण होना चाहिए देश के अंदर, उसे बिना बात विषाक्त कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर कर रहे हैं। हम तो विरोध करते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे, हमारे महात्मा गांधी ये चाहते थे, गोडसे नहीं चाहते थे। इसीलिए हम कहते हैं जय संविधान, महात्मा गांधी की जय और जय भीम और गोडसे मुर्दाबाद।
नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।